बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा। तो आज हम यूनिट नंबर 14 में आखिरी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में गैस लॉज में बॉयल्स लॉ को मैंने डिस्कस किया था और वो आपने उम्मीद है कि समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। और आज हम गैस लॉ से रिलेटेड दो और लॉज हैं, चार्ल्स लॉ जिसे हम वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप भी कहते हैं, और एक एवोगैड्रोस लॉ। और इसके अलावा जो है आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है डिफ्यूजन इन गैसेस, यानी डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं बेटा। तो इसमें सबसे पहले हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे। चार्ल्स लॉ क्या है? मैंने लिखा है वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में क्या ताल्लुक है। अब हमें पता है काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी में हम ये सब पढ़ चुके हैं कि गैसेस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होती है। पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, यानी प्रेशर को चेंज ना किया जाए, प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो गैसेस के वॉल्यूम पर टेम्परेचर का बढ़ाने से या कम करने से क्या इफेक्ट होगा? आपके ख्याल में क्या है? ऑब्वियसली जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल स्प्रेड आउट हो जाएंगे, यानी और दूर दूर हो जाएंगे। जब वो दूर दूर हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस का, यानी गैसेस एक्सपेंड कर जाएंगी, गैसेस का वॉल्यूम राइज कर जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा गैसेस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता चला जाएगा, बट प्रेशर मस्ट केप्ट कांस्टेंट। और यही बात, यही रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया चार्ल्स ने अपने लॉ में, जिसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। फ्रेंच केमिस्ट था ये। और ये क्या है, अगर आप देखें कि इस फिगर के जरिए कि हमारे पास, हम फर्ज कर लें कि सिलेंडर में गैस है और कोई भी गैस हमने ली हुई है और गैस का वॉल्यूम V1 है और इसको हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर T1 है स्टार्ट में, इनिशियली। प्रेशर कांस्टेंट हमने रखा हुआ है, प्रेशर ना हम बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं। अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें, यानी T2 कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो ऑब्वियसली गैस का वॉल्यूम वो नहीं रहेगा, गैस का वॉल्यूम राइज कर जाएगा अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ आ गई? आई होप सो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखेंगे? यानी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को आपको पता है, इक्वालिटी में हम चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टी, यानी V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टी। टी इधर आ गया, V ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर गैस का वॉल्यूम V1 है तो टेम्परेचर T1 है, अगर गैस का वॉल्यूम V2 है तो टेम्परेचर T2 है। लेकिन जो रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, V1 ओवर T1 इक्वल्स टू V2 ओवर T2। और इसी तरह अगर V3 ओवर T3 होता तो ये एक कांस्टेंट रेशियो हमारे पास आनी थी। तो ये बॉयल्स लॉ हमारा मुकम्मल हो गया। आई होप सो बात आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है बेटा एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ में हम सब, एवोगैड्रोस साइंटिस्ट था जिसने कि एवोगैड्रोस नंबर दिया, वो हम सब जानते हैं 6.022 10 23। ये तो हम सबको पता है। एवोगैड्रो ने गैस लॉ से भी रिलेटेड एक लॉ दिया था। अब वो क्या है? वो ये है कि सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी कोई भी दो कंटेनर ले लें, उसमें डिफरेंट गैसेस ले लें, उनका वॉल्यूम सेम रखें, उनका वॉल्यूम सेम रखें तो ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो
लेकिन शर्त ये है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर TNP कांस्टेंट रहे, यानी टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रखे जाएं तो डिफरेंट गैसेस अगर आप ले लें लेकिन उनका वॉल्यूम अगर सेम हो तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम होते हैं, यानी डिफरेंट गैसेस सेम वॉल्यूम हो ऑलवेज कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एवोगैड्रोस लॉ है। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को n से डिनोट करें, वॉल्यूम V, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू n और V ओवर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक सिंपल जो है हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ है कि मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूं कि सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, कोई भी दो डिफरेंट गैसेस, दो, तीन हो, चार हो, लेकिन उनका वॉल्यूम सेम, ऑलवेज कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा सेम होंगे बट व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। ओके, तो ये इतनी सी बात है। तो ये तीन लॉज गैस लॉज के, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, ये हो गया, ये हमारा मुकम्मल हो गया। आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास है जनाब बेटा डिफ्यूजन इन गैसेस। अब गैसेस के बारे में हम सबको मालूम है कि गैसेस पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, बहुत तेजी के साथ मूव करते हैं, और ये पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली इंटरमिक्स होते रहते हैं पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी जिस जगह पर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां से ये गैस के मॉलिक्यूल मूव करके, फ्रीली मूव करके उस जगह पर जाएंगे जहां पर के कम। ये जो मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन इन गैसेस। अब हम यहां पर देखें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जनाब हमारे परफ्यूम की बोतल है, परफ्यूम की बोतल को आप रूम के कॉर्नर में, एक कॉर्नर में ओपन करते हैं, थोड़ी देर के बाद पूरे रूम में जो है वो उसकी एक स्वीट स्मेल हमें आना शुरू होता है। वो क्या हुआ? वो यही हुआ, डिफ्यूजन हुई है कि वो जो परफ्यूम बॉटल में से जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्वीट मॉलिक्यूल्स जो हैं, फ्रेग्रेंस वाले मॉलिक्यूल जो हैं, वो मूव कर रहे हैं, जहां पर ज्यादा है वहां से पूरे रूम में जहां पर कम है आहिस्ता आहिस्ता फैलते चलते हैं। तो ये जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन इन गैसेस। अब इसके लिए आप एग्जांपल देख लें कि अगर हमने कहा जी कि ये हमारे पास दो हमने ये ले लिए, आप फ्लास्क ले लीजिए, उसके अंदर एक दोनों को आपस में जोड़ दिया, दरमियान में स्टॉपर आपने लगा दिया। अब आपने यहाँ पर इसमें गैस फिल की हुई है हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस जहां पर ये मॉलिक्यूल ज्यादा है, अगर मैं स्टॉपर को ओपन कर दूंगा तो ये मॉलिक्यूल इस जगह से मूव करके कहां जाएंगे? जहां पर के ये मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, कॉन्टिन्यूसली ये मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता मूव करके, जब इसको क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन जब आप इसको ओपन कर देंगे तो ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती रहेगी। तो ये है डिफ्यूजन इन गैसेस। अब डिफ्यूजन इन गैसेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, मैंने यहां पर लिखा है नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में पता है गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, यानी तमाम मॉलिक्यूल्स जो गैस में मौजूद होते हैं ऑलमोस्ट सबकी सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है और हाई काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो दैट मींस के रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन जनाब डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है तो उस
उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लोली मूव करेंगे, यानी उनमें डिफ्यूजन स्लो। लेकिन अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल्स लाइटर हैं तो उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है कितना होता है, 1। और ऑक्सीजन एटम के ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। तो दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का मास हैवियर है और हाइड्रोजन का मास लाइटर है, तो डिफ्यूजन किसमें फास्टर होगी? डिफ्यूजन डेफिनेटली हाइड्रोजन में ज्यादा तेजी के साथ होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर एज कंपेयर टू द हैवियर गैसेस। ओके, दूसरा फैक्टर जिस पर कि ये डिपेंडेंट है डिफ्यूजन, वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर के राइज करने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से हम सबको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ने का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, और मूवमेंट ज्यादा होगी तो दैट मींस के रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीजेस। ये भी एक कॉमन सेंस की बात है, ये भी बात हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाना है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो दैट मींस के रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। ठीक है बेटा जी। अब लास्टली हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन मेडिसिन। यानी ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि मेडिसिन जो हम लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये मेडिसिन जब जाती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रोल प्ले करता है? इसका बड़ा अहम रोल है। तो ऐसी मेडिसिन जब आप लेते हैं, जो मेडिसिन आपके स्टमक में जाती है, स्टमक से आपके सेल्स टिश्यूज वगैरह में, ब्लड में शामिल होती है, और जितनी तेजी के साथ, जितनी फास्टरली ये डिफ्यूजन होगी, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ये मेडिसिन का ज्यादा होगा, आपकी बॉडी के अंदर पहुंचेगी, उतना ज्यादा इसका क्विक एक्शन। और कोई ऐसी मेडिसिन जो कि जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन आप मेडिसिन लेते हो और बहुत स्लो होता है, तो दैट मींस कि उसका एक्शन भी स्लो होगा। तो जैसे जैसे आप कोई मेडिसिन जब यूज कर रहे हैं, आपके ब्लड में, स्टमक से ब्लड में जा रही है और बहुत तेजी के साथ वो डिफ्यूज हो रही है, तो उसका क्विक एक्शन होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्लो प्रोसेस होगा तो दैट मीन्स कि ये डिफ्यूजन अगर स्लो है तो मेडिसिन देर में असर करेगी, अगर जल्दी हो रहा है, तेजी के साथ हो रहा है, तो ये मेडिसिन जल्दी। तो ये है कि इम्पोर्टेंस के रेट ऑफ डिफ्यूजन का मेडिसिन में क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बारे में आप वहां से जब रीडिंग करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको बात समझ आ जाएगी। अगर कोई ना भी समझ आए तो फिर हम उसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ये अब हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल, तो इसको हम फाइनलाइज कर दिया। आई होप सो आपको बात समझ आ गई। थैंक यू वेरी मच।